फेक न्यूज से सिर्फ दंगे नहीं फैलते बल्कि दो देशों के बीच युद्ध जैसे हालात भी कई बार पैदा हो सकते हैं। उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। इस महीने की 4 तारीख को सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैल गई जिसमें यह कहा गया कि चीन के एक फाइटर जेट सुखोई 35 को मार गिराने का दावा किया गया। इस फाइटर जेट को Su-35 कहा जाता है और यह बताया गया कि चीन का ये Su-35 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में घुस रहा था और ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया। यानी ताइवान ने चीन के एक फाइटर जेट को मार गिराया। इस दावे के साथ 15 सेकंड का ये फेक वीडियो भी शेयर किया गया जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये फेक न्यूज़ कुछ ही घंटों में दुनिया भर में फैल गई। सुखोई 35 दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले फाइटर जेट्स में से एक है, लेकिन अफवाह इस प्लेन की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से फैली और आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में, भारत में ये खबर ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी। उस दिन ये जो खबर हम आपको आज दिखा रहे हैं, ये खबर भारत में उस दिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी। और भारत के ही कई न्यूज़ चैनल्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फेक न्यूज़ को दिखा भी दिया। भारत के कई न्यूज़ चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी, अपने संवाददाता से बात भी कर ली और संवाददाता ने पुष्टि भी कर दी खड़े होकर कि हाँ ऐसा हुआ है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था। और ना तो चीन ने इसकी पुष्टि की थी और ना ही ताइवान ने इसकी पुष्टि की। हालांकि इसमें लोगों की दिलचस्पी इतनी ज़्यादा थी कि इस खबर का खंडन प्रकाशित करने वाली वेबसाइट भी क्रैश हो गई, क्योंकि जब ताइवान की सरकार को यह पता चला कि दुनिया भर में ये खबर ट्रेंड कर रही है तो ताइवान की सरकार ने अपनी वेबसाइट पर इसका खंडन किया और ताइवान ने एक औपचारिक बयान देकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने चीन के किसी विमान को नहीं मार गिराया है। इस खंडन के बावजूद ये खबर ट्रेंड करती रही, रुकी नहीं और जिस वेबसाइट पर ताइवान की सरकार ने खंडन दिया था वो वेबसाइट डाउन हो गई, क्रैश कर गई। ये हाल है और ये आपको इसी महीने की बात हम बता रहे हैं। आपको याद होगा पिछले ही महीने पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित एक और बड़े पत्रकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की फेक न्यूज़ को ट्वीट कर दिया था और पत्रकारों के एक गैंग ने बिना एक पल भी गंवाए इसी फेक न्यूज़ को रीट्वीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति की मौत की खबर सबसे पहले ब्रेक करना चाहते थे और आगे चलकर देश को ये बताना चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी की मृत्यु की खबर सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी और ये उनके बायोडेटा में ये बात लिखी जाती। बाद में जब प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट किया और इस बात का खंडन किया, तब इस फेक न्यूज़ को डिलीट किया गया। ट्विटर पर इस पत्रकार के फॉलोअर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, करीब 90 लाख है। यानी जब ये लोग कोई बात कहते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं तो उससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कई बार इस बात की भी कोई परवाह नहीं करता। आपको याद होगा इसी तरह हमारे देश में कई संगठनों ने, कई वेबसाइट्स ने, पत्रकारों ने CAA यानी नए नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था। कई जगहों पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इसके खिलाफ देश में एक माहौल बनाने में फेक न्यूज़ का सहारा लिया गया। एक खास समुदाय के मन में ये डर बैठाया गया कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आपको याद होगा ये सारे एक वर्ग ऐसा था जो कहता था कि हमारी नागरिकता छीन जाएगी इससे। हालांकि सच्चाई ये है कि ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है बल्कि देने का कानून है। भारत के पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का यह कानून था, लेकिन इस पर भी फेक न्यूज़ फैलाई गई और उसकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए। इसी तरह 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू होने की घोषणा की थी। इसके तुरंत बाद दुकानों के बाहर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। तब फेक न्यूज़ में यह कहा गया कि लोगों को राशन का सामान आगे चलकर नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही सब कुछ ले लीजिए। इसके अलावा आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर एक खास समुदाय के लोगों को भड़काने के लिए सीरिया और इराक की तस्वीरों का इस्तेमाल करके फेक वीडियोस, फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं और बताया जाता है कि कश्मीर में अत्याचार हो रहे हैं। अमेरिकी लेखक और व्यंग्यकार मार्क ट्वेन की एक बहुत मशहूर बात है। उन्होंने एक बार लिखा था, कहा था, A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes। यानी जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट चुका होता है। झूठ की जो स्पीड होती है वो किसी रॉकेट से भी तेज होती है। सोशल मीडिया के कारण झूठ की रफ्तार अब और भी तेज हो गई है और एक बार जब कोई झूठ फैलता है तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग अक्सर इसी को सच मान चुके होते हैं।
दुनिया में फेक न्यूज का चलन किस हद तक बढ़ गया है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि फेक न्यूज शब्द को पिछले वर्ष ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। पिछले साल ऑक्सफोर्ड ने फेक न्यूज को परिभाषित करते हुए ये लिखा है कि ये वो न्यूज होती है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले फेक न्यूज की परिभाषा क्या है। परिभाषा ये है कि ये वो न्यूज होती है जिसमें गलत, झूठी और भ्रामक जानकारियां शामिल होती हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार वर्ष 1890 में किया गया था। माना जाता है आधुनिक काल में फेक न्यूज का पहला मामला वर्ष 1835 में सामने आया था। तब अमेरिका के एक अखबार द सन ने चंद्रमा पर जीवन मिलने का दावा किया था। अखबार ने कुछ तस्वीरें भी प्रकाशित कर दी थी और उन तस्वीरों में मौजूद इंसानों के शरीर पर चमगादड़ की तरह पंख लगे हुए थे। कई हफ्तों तक इस अखबार को पढ़ने वाले लोग इन तस्वीरों को सच मानते रहे और यह घटना द ग्रेट मून होक्स के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इस फेक न्यूज की वजह से तब द सन अखबार का सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया था। ठीक वैसे ही जैसे आज के संदर्भ में आप कहें कि फेक न्यूज दिखाई तो न्यूज चैनल्स की टीआरपी बढ़ जाती है। शायद विश्व की पहली और सबसे बड़ी फेक न्यूज महाभारत काल से जुड़ी है, यानी उस जमाने में भी फेक न्यूज चलती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा और उनके पिता द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना को तितर-बितर कर दिया था। पांडवों के लिए पिता और पुत्र की जोड़ी को रोकना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसे रोकना जरूरी था। पांडवों की सेना की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। सिर्फ इतना कहा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए, यानी इस खबर की पुष्टि जाननी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन उन्होंने बड़े धीमे स्वर में परंतु हाथी कहा, यानी जब परंतु हाथी कहा तब अपना स्वर बहुत धीमा कर लिया, जिसकी वजह से वो इसको सुन ही नहीं पाए। योजना के तहत श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी सुन ही नहीं पाए। पांडवों ने जानबूझकर युधिष्ठिर को चुना क्योंकि वो जानते थे कि युधिष्ठिर की छवि बहुत अच्छी है, उनकी बात पर द्रोणाचार्य जरूर भरोसा कर लेंगे। युधिष्ठिर सबसे विश्वसनीय चेहरा थे। तो आज के जमाने में अगर आप सोचें कोई बहुत विश्वसनीय चेहरा है, कोई विश्वसनीय व्यक्ति है और वो आपको फेक न्यूज़ दे दे या गलत खबर बता दे, तो शायद आप मान ही जाएंगे। ऐसा ही तब हुआ था। अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई ने तलवार से उनका सिर काट दिया। इसके बाद पांडवों की जीत होने लगी। हालांकि आज भी कुछ लोग कृष्ण और युधिष्ठिर की फेक न्यूज वाली इस कूटनीति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कलयुग में फैलाई जा रही फेक न्यूज कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये एक उदाहरण के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। फेक न्यूज कितनी खतरनाक होती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसे अब मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़े खतरों में गिना जाता है। अमेरिका में डूम्सडे क्लॉक को विनाश के पल से 2 मिनट पीछे सेट करते हुए कहा गया कि फेक न्यूज, जलवायु परिवर्तन और परमाणु बम वो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है। डूम्सडे का अर्थ है तबाही वाला दिन, और माना जाता है कि इस घड़ी की सुइयां तबाही वाले पल के जितने करीब होती हैं, सभ्यता का विनाश भी उतना ही करीब होता है। यानी फेक न्यूज़ एक देश की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि पूरी की पूरी मानव सभ्यता के लिए भी एक खतरा बन जाती है।